हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया इस चैप्टर के अंदर से, समझ लो आपका चैप्टर क्लियर है, चाहे आपने चैप्टर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको जरूर लर्न करके जाने हैं, क्योंकि 101% है कि इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रिसोर्सेज का मतलब क्या है, डिफाइन करना है रिसोर्सेज को, और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो रिसोर्सेज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिसोर्सेज की डेफिनेशन ये तो पक्का आती है। ठीक है, जरूरी नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के साथ है, किसी के साथ भी आपको रिसोर्सेज की डेफिनेशन जरूर पूछता है। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ प्रेजेंट है, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, और साथ ही में जो टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, वही रिसोर्स कहलाते हैं। ठीक है, बच्चों को है ना क्वेश्चन मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट उनको आंसर नहीं मिलते। तो मैंने कहा यार आंसर भी दे देता हूँ, बच्चों को ऐसे घूमना ना पड़े, आंसर के लिए प्रॉब्लम ना हो उनको, तो इसलिए मैंने साथ में आंसर भी दे दिया आपको कि आप अच्छे से लर्न कर सको। और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज जो है वो 4 टाइप में डिवाइड किए गए हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इनका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दे रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये 5 नंबर का आता है ना, ये वैसे 3 नंबर के लिए बता रहा हूँ मैं, और अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तो आपको टाइप ऑफ रिसोर्सेज इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या था, ठीक है, या क्या है, और साथ ही में 2 प्रिंसिपल्स बताओ इसके। तो मैं आपको बता दूं, एजेंडा 21 है ना, अडॉप्ट किया गया था। एक फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी 1992 में, एक अर्थ समिट हुई थी रियो डे जेनेरियो में, ब्राज़ील के अंदर एक जगह है रियो डे जेनेरियो, वहाँ पर एक अर्थ समिट हुई थी। तो उसका रिजल्ट निकला था एजेंडा 21। ठीक है, और एजेंडा 21 में मेजरली ये जो अर्थ समिट हुई थी उसमें 2 बातें बोली गई थी। पहला कि हमको एनवायरनमेंट डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज़, इन सब को ख़त्म करना है बाय ग्लोबल कोऑपरेशन और कॉमन इंटरेस्ट से, और म्यूचुअल नीड वगैरह से, और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई थी कि हम सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हमको अपना एनवायरनमेंट सेव करना है। ठीक है, और साथ ही में इस पूरे के पूरे अर्थ समिट में एक और बात बोली गई थी कि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी कर पाएंगे, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी कर पाएंगे जब जो लोकल गवर्नमेंट है ना वो अपना लोकल एजेंडा 21 बनाए। मतलब हमें छोटे छोटे लेवल पर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी और अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेव हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको टाइप ऑफ रिसोर्सेज बताने हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड एक्सॉस्टिबिलिटी। ओरिजिन तो मैं बता देता हूँ आपको, ओरिजिन होता है वो हमें रिसोर्सेज कहाँ से मिल रहे हैं। अगर वो रिसोर्सेज हमें किसी लिविंग थिंग में से मिल रहा है तो वो है आपका बायोटिक रिसोर्सेज। अगर वो किसी नॉन लिविंग थिंग में से मिल रहा है तो वो है अबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे पत्थर, ठीक है, मेटल, वो क्या है, वो हमें ज़मीन से मिल रहा है, ज़मीन तो लिविंग नहीं है, तो वो क्या है, आपके बायोटिक रिसोर्सेज नहीं है, वो अबायोटिक रिसोर्स कहलाएंगे। मेटल और रॉक वगैरह ये आपके अबायोटिक रिसोर्स कहला पाएंगे। ठीक है, और जो आपके बायोटिक रिसोर्स हो गए जैसे कि ट्री, एनिमल, लिविंग है, सांस लेते हैं, तो ये क्या है, आपके बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब इसी का ही जो नेक्स्ट पार्ट था वो ये था कि ये बताओ कि रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज कब तक चलेंगे। देखो, जो रिसोर्सेज हमारे अर्थ पे अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना, जो कभी खत्म नहीं हो सकते, वो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉर कभी ख़त्म नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हो गए अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको मैकेनिकल और केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से दोबारा बनाया जा सकता है या खुद बन जाते हैं वो। ठीक है, ये होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और दोबारा इनको रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। आप मेटल को दोबारा नहीं बना सकते, फॉसिल फ्यूल को दोबारा नहीं बना सकते, बहुत लंबी प्रोसेस लगती है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है और कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं रिसोर्स प्लानिंग के लिए। ठीक है, मैं आपको पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर मान लो आपसे ये पूछा है ना कि व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, तब भी इसका आंसर सेम ही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम मत लेना अगर गलती से इंडिया लिखा जाए तो। ओके, चलो जी, तो रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, देखो नाम से आपको पता चल रहा है। ठीक है, पहले से ही रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना, इसी को हम कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। और रिसोर्स प्लानिंग ऑल लिविंग बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप अपने एग्ज़ाम के लिए क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, तो उससे क्या होता है कि अच्छा रहता है आपके लिए, टाइम वगैरह बचता है, ये सारी की सारी चीज़ें होती है। तो इसी के लिए, इसी हिसाब से हमारे रिसोर्स प्लानिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। रिसोर्स को भी यूज़ करने से पहले उनकी स्ट्रैटेजी वगैरह प्री अरेंज, पहले से ही क्वेश्चन वगैरह, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग में 3 स्टेप होते हैं।
3 स्टेप से रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। पहला तो आइडेंटिफिकेशन, यानी ये देखा जाता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर है, सर्वे और मैपिंग करके ये पता किया जाता है। जैसे कि मान लो इंडिया में हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी है, तो हम देखेंगे जी झारखंड में कौन सा रिसोर्स है, छत्तीसगढ़ में कौन सा रिसोर्स है, यहाँ पर कौन सा रिसोर्स है। ऐसे पहले तो हम क्या करेंगे, सर्वे और मैपिंग करेंगे, तो इसी को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। दूसरा होता है फ्रेमिंग, प्लानिंग स्ट्रक्चर। प्लानिंग स्ट्रक्चर यानी उन रिसोर्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी स्किल सेट है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो उन स्किल सेट को, उन टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, ये दूसरा काम है, ये दूसरा रिसोर्स प्लानिंग में आता है, दूसरा स्टेप है रिसोर्स प्लानिंग का, ठीक है। और तीसरा ये है कि उस रिसोर्स को हम कैसे नेशनल डेवलपमेंट के लिए बना सकते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं अपना मैपिंग, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक मतलब समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने अभी बोला कि झारखंड में सारे के सारे रिसोर्स है, तो जो झारखंड के अंदर रिसोर्स है उसको हम कैसे पूरे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं अपना मैपिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तो ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। यही 3 स्टेप होते हैं आपके रिसोर्स प्लानिंग के, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है, क्यों करें रिसोर्स प्लानिंग। पहली बात तो ये है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारे कौन कौन से एरिया में कौन कौन से रिसोर्सेज है, ठीक है। दूसरी बात है कि रिसोर्सेज को कंजर्व करने में ये बहुत हेल्प करता है। साथ ही में एक तरह से हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से कहीं और लेकर जाता है। मतलब अभी हम क्या करते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको बचाने में एक बहुत बड़ा हेल्प करता है ये। और तीसरा है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होती है, ठीक है। पहला है आपका कि हमें पता चल जाता है कि अलग अलग एरिया में कौन कौन से रिसोर्सेज है। दूसरा है आपका कि जो नॉन कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, उनको सेव करने में, कंजर्व करने में हेल्प मिलती है। और तीसरा, रिसोर्स की वेस्टेज जो होती है वो थोड़ी रिड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलते हैं और कुछ कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जहाँ पर दूसरे रिसोर्सेज बहुत कम है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? 3 आपको एग्जाम्पल देने हैं। हाँ जी, हम इस बात से एग्री करते हैं कि किसी किसी एरिया में कोई रिसोर्स बहुत ज़्यादा होता है तो दूसरा रिसोर्स बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे कि हम अगर बात करें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर आपको मिनरल्स, कोल, ये डिपॉजिट वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा पानी है पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। तो है ना, पानी का रिसोर्स है बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। राजस्थान के अंदर आप देख लो, सोलार एनर्जी वगैरह है बट वाटर रिसोर्स नहीं है ना। मतलब सोलार एनर्जी रिसोर्स वाला है, मतलब सोलार एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, बट वाटर रिसोर्स नहीं है। लद्दाख के अंदर देखें तो रिच कल्चरल हेरिटेज है बट यहाँ पर भी वाटर रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हो गया ना। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इन इंडिया सम रीजन आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट डेफिशिएंट इन अदर और सम अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2014, 12, 11 में आया हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैड लीड टू नंबरस प्रॉब्लम। मतलब है ना, हम क्या कर रहे हैं कि बेधड़क बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। यूज़ क्या कर रहे हैं, एक तरह से वेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उससे कौन कौन सी 3 प्रॉब्लम अराइज होती है, मैंने आपको है ना जब ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था, चैप्टर की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक ही पार्ट के अंदर पूरा चैप्टर समझा रखा है, तो आप वो वीडियो जाकर देख कर आ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। मतलब अगर 6-7 दिन है आपके एग्जाम में तो आप वो देख कर आ सकते हो, ठीक है। ओके जी, तो मैंने आपको बताया था बंटी के बारे में, याद होगा लाइव की ऐड में आपने उसको देखा होगा, वो बार बार पानी को वेस्ट करता है साबुन से हाथ धोने के लिए। तो उन जैसे लोगों की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। पहली बात तो रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। दूसरी बात है कि ना रिसोर्स है ना कुछ ही लोगों के हाथ में है, जिसकी वजह से सोसाइटी बढ़ चुकी है रिच और पुअर में। जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो रिच है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो पुअर है। और तीसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। किन की वजह से? इसकी वजह से क्योंकि हम रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टॉक एंड रिजर्व। स्टॉक एंड रिजर्व में आपको डिफरेंस बताने हैं, 2 डिफरेंस बताने हैं। पहली बात तो ये देखो, मैंने आपको इस डेफिनेशन फॉर्म में लिखा हुआ है बट आपको इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, टेबल बना के लिखना है, ठीक है। अगर आप देखो, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये चीज़ मैंने पहले ही बता रखी है कि एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी ना, आप आराम से 10-15 मार्क्स गेन कर सकते हो। और इसी के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि फ्री के आपके 5-10 नंबर बढ़ जाए तो वो वीडियो ज़रूर देख कर आना, ठीक है। तो उसी में मैंने बता रखा है कि अगर अभी भी आपका डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो उसको टेबुलर फॉर्म में ही अटेम्प्ट करो,
ठीक है, तो स्टॉक में और रिजर्व में डिफरेंस। स्टॉक वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट अभी उनको यूज़ करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। और जो रिजर्व होते हैं वो रिसोर्सेज वो होते हैं जो जिनको यूज़ करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बट अभी उनका यूज़ स्टार्ट नहीं किया गया है। उनका यूज़ जो है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए रिजर्व किया गया, बचाया गया है, ठीक है। जैसे कि आपके डैम हो गए, फॉरेस्ट हो गए, अभी इतने बड़े लेवल पे हम यूज़ नहीं कर रहे उनका। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको आगे की जनरेशन के लिए हमने रिजर्व करके रखा हुआ है। स्टॉक का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे आपका वाटर हो गया, वाटर में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, बट हमारे पास अभी कोई ऐसी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम वाटर के अंदर से ऑक्सीजन निकाल पाए, ठीक है। बट हमें पता है कि एक दिन हम निकाल लेंगे, बट अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लिख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट था कि मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा बार रिपीट ये क्वेश्चन है, और 101% अगर ये क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट 5 नंबर, 3 नंबर का कोई सीन ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो लैंड डिग्रेड, पहले तो लैंड डिग्रेडेशन की डेफिनेशन लिख देना, अगर 5 मार्क्स में आए तो पहले तो लैंड डिग्रेडेशन की डेफिनेशन लिख देता। इट इज़ द प्रोसेस व्हेन लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन, इट्स कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। जब लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लायक, खेती के लायक नहीं रहता, तो इसी को हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन में क्या मतलब, कैसे होता है लैंड डिग्रेड? पहले तो होता है अपना माइनिंग से। देखो, ज़मीन के अंदर से जब हम एक्सकेवेशन वर्क करते हैं ना, तो ज़मीन के अंदर से जो भी मिनरल्स और मटेरियल निकलते हैं वो ज़मीन पे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। आसपास की ज़मीन पे सेटल हो जाते हैं और उस ज़मीन पे कुछ उगता नहीं है, तो हो गया ना लैंड डिग्रेड। तो माइनिंग की वजह से भी लैंड डिग्रेड होता है, क्योंकि वो अनवांटेड बिल्कुल डस्ट वगैरह निकलता है और फिर वो सेटल हो जाता है ग्राउंड पे, है ना, तो माइनिंग। नेक्स्ट है आपका ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग यानी जब जानवरों को आप ज़्यादा चरा देते हो ना, ठीक है, तो उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेड हो जाता है, वो आप टॉप सॉइल उखाड़ लेते हैं। नेक्स्ट है वाटर लॉगिंग। ज़रूरत से ज़्यादा खेतों में पानी डाल दो तो टॉप सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो वो जो एरिया था जहाँ से टॉप सॉइल गई है वो एरिया डिग्रेड हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अच्छा, एक और बात, कभी कभार है ना, पता है, आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताओ जी कि गुजरात के अंदर, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर जो लैंड डिग्रेड हो रहा है उसका रीज़न क्या है मेन, तो उसका रीज़न है मेन ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। ऐसे ऐसे पूछ सकता है आपसे, याद रखना। जैसे पूछ लिया आपसे कि छत्तीसगढ़ में क्या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है, तो माइनिंग। मैंने एक मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना, ये सारे मैं 1 मार्क्स के बता रहा हूँ, तो एक मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, MCQ वगैरह, तो वो जाकर आप देख सकते हो। कर लिया तो MCQ भी क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये तो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात है, बट अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी चाहते हो कि वो भी ना छूटे, क्योंकि 1 मार्क्स में ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति खेला है हमने वहाँ पर, तो वो जाकर आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही में इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी इंडस्ट्री से निकलने वाला जो कूड़ा है वो अपना लैंड पे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो लैंड क्या होता है, केमिकल वगैरह होते हैं इंडस्ट्री से निकलने वाले कूड़े में, तो वो लैंड पे सेटल हो जाते हैं और लैंड पे कुछ उगता नहीं है, ठीक है। तो हो गया ना लैंड डिग्रेड। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है आपका डिफॉरेस्टेशन। पेड़ काट रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से लैंड, फिर क्या होता है, पूरा पेड़ काट रहे हो, बार बार काट रहे हो, उसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो जाता है। कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, ओके। नेक्स्ट है कि हम लैंड डिग्रेडेशन को कैसे बचा सकते हैं। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना ऊपर वाला है, ठीक है। एक साल ऐसा होता है कि आपको कॉजेज पूछे जाते हैं लैंड डिग्रेडेशन के, उसके अगले साल नेक्स्ट ईयर आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि हम कैसे लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बात पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन PYQs ही हैं, ठीक है। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन में आ रखे हैं, और किसी में मैं ईयर लिखना भूल गया हूँगा, क्योंकि पहले मैंने हाथ से सारे के सारे क्वेश्चन पेपर निकाले और फिर उसे हाथ से लिखा, तो इसलिए मैंने ना क्वेश्चन नंबर लिखना मतलब ये भूल गया हूँगा कि कौन से साल में लिखा है, बट ये आ रखा है क्वेश्चन, और 1-2 बार रिपीट ही हुआ होगा, ओके। तो हम लैंड को डिग्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं? पहले तो पेड़ लगाओ, ठीक है, पेड़ लगाओगे तो लैंड डिग्रेड नहीं होगा। दूसरा है कि आप प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल करो। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल? जैसे मैंने अभी बताया था कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो कूड़ा है वो नदियों में फेंक देते हैं, तो पहले से ही उस कूड़े में से जो हार्मफुल केमिकल है ना, जो ज़मीन को ख़राब कर सकते हैं, लैंड डिग्रेड कर सकते हैं, उसको निकाल लो, ठीक है, उसको डिस्पोज करके ही पानी में डालो, ये है। दूसरा है कि रेगुलेट माइनिंग, दैट इज़ रेगुलेट, ठीक है, रेगुलेट करना माइनिंग। अब रेगुलेट माइनिंग का मतलब क्या होता है? देखो, माइनिंग को हम बंद तो नहीं कर सकते, बट रेगुलेट करना यानी कि टाइमिंग फिक्स कर देना कि आप 4 घंटे माइनिंग करो, 5 घंटे माइनिंग करो, जिससे लैंड कम डिग्रेड हो थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड का मतलब होता है कि आप तय कर दो मतलब कि
ये वाला लैंड जो है डिग्रेड, अगर आप इस पे एक बार ग्रेजिंग करवाओगे तो कहीं और ले जाओ अपने जानवरों को, अगली बार फिर कहीं अगली बार अगली, ऐसे पूरा ग्रेजिंग लैंड को मैनेज करते हुए चलो, एक ही जगह पर बार बार अपने जानवरों को मत चराओ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यू इरिगेशन मेथड का यूज़ करो। आप है ना बिल्कुल खेतों में बिल्कुल पानी डाल देते हो बहुत सारा सीधा उसमें से निकाल कर, तो इससे क्या होता है लैंड डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि वाटर लॉगिंग हो जाती है, आप इतना पानी डाल देते हो एक साथ, तो टॉप सॉइल एक जगह से उखड़ जाती है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, न्यू इरिगेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो, ड्रिप सिस्टम का यूज़ कर सकते हो, फव्वारे वाला सिस्टम का यूज़ कर सकते हो, है ना। और नेक्स्ट है आपका कि जो शेल्टर बेल्ट होती है ना, थ्रॉनी बुशेस का मतलब होता है कांटे वाले प्लांट लगाओ, ठीक है, वो लैंड को डिग्रेड नहीं होने देते जल्दी। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स एंड आपका स्टॉक एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये रहा स्टॉक, ये रहा पोटेंशियल रिसोर्सेज, टेबुलर फॉर्म में अच्छा लर्न करना है आपको, बिल्कुल डायरेक्ट आप लर्न कर सकते हो। तो स्टॉक क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, यानी हर जगह मिलते हैं आपको स्टॉक, बट जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, ठीक है। जैसे जंगल, पूरे इंडिया में आपको हर एरिया में हर स्टेट में कहीं ना कहीं जंगल तो मिल जाएगा, बट पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो किसी किसी एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी और जो आपका सोलर एनर्जी राजस्थान और आपको गुजरात में बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा। तो ये होता है अपना पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। स्टॉक को यूज़ करने की हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, बट पोटेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ करने की टेक्नोलॉजी है, बट अभी उतने बड़े लेवल पे हम उसका यूज़ नहीं कर रहे। और ये नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है, वही मैंने जो हाइड्रोजन वाला जो आपको वाटर वाला एग्जांपल दिया था ना, और गुजरात और राजस्थान का वो एग्जांपल दिया था, वही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बताओ कि कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि क्लाइमेट की वजह से भी रॉक टूटती है, स्मॉल स्मॉल पीसीज में बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका मिट्टी बनती है, सॉइल बनती है। और पेरेंट रॉक इज़ द फर्स्ट फैक्टर विच प्रोवाइड द बेसिस ऑफ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। पेरेंट सॉइल का मतलब होता है जिस बड़ी सॉइल से वो मतलब पेरेंट रॉक जब टूटती है तो उसी से सॉइल वगैरह फॉर्मेशन होता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेजिटेशन का मतलब है वहाँ पर प्लांट और एनिमल कैसे रहते हैं और वेदर कैसा है, उसकी वजह से भी जो सॉइल है आपको पता ही है, अलग अलग एरिया में आपको अलग अलग मिलेगी सॉइल, कहीं ब्लैक सॉइल, कहीं ये सॉइल, कहीं वो सॉइल, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वेदरिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह, साथ में रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज टेक प्लेस इन द सॉइल, जो सॉइल के अंदर केमिकल और साथ ही में आपके ऑर्गेनिक चेंज आते हैं, उसकी वजह से भी आप जो है वो सॉइल फॉर्म होती है, अलग अलग टाइप की सॉइल बनती है। जैसा आप ऑर्गेनिक चेंज अगर आता है सॉइल के अंदर तो जो सॉइल है वो उसी हिसाब से बदलती रहती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011 और 12 में आ रखा है, लर्न करना है आपको, डिट्टो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू मिनिमाइज द पॉल्यूशन। ये तो आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 2014 में आ रखा है। और पता क्या, वैल्यू बेस में ना हम थोड़ा सोच के नहीं जाते, एग्जाम में सोचने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए पहले से ही पढ़ के जाओ ये, ठीक है। तो आपको पता है आप कुछ नहीं मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हो, ठीक है। मतलब नॉन जो आपके कन्वेंशनल है ना, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, उनका ज़्यादा यूज़ करो, ओके। और प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, वाटर को रीयूज़ करो, हो सके तो चीज़ों को रिसाइकल करो, 3R का यूज़ करो। 3R पता है ना आपको, रिसाइकल, रीयूज़ और अपना क्या होता है, रीयूज़, रिसाइकल, और तीसरा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि वाटर वगैरह को सेव करो और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को भी सेव करो, ये सारी की सारी चीज़ें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेफिनेशन देनी है आपको, करंट फैलो लैंड, अदर देन करंट फैलो लैंड एंड कल्चरेबल लैंड। व्हेन आई से कल्चरेबल लैंड, इट्स कल्चरेबल लैंड, नॉट कल्चरेबल लैंड, ठीक है। करंट फैलो लैंड क्या होता है, 1 साल से कम एरिया जो कि जिस पे खेती ना हुई हो उसे हम करंट फैलो लैंड कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने अपने पड़ोस में एक एरिया देखा जिस पे आप देख रहे हो कि 3 महीने से खेती नहीं हुई, 6 महीने से खेती नहीं हुई, 9 महीने से खेती नहीं हुई, 11 महीने से खेती नहीं हुई, वो आपका करंट फैलो लैंड होगा। अदर देन करंट फैलो लैंड होता है जिस पे 1 साल से लेकर 5 साल तक खेती नहीं हुई, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, जैसे कि 1 साल 1 महीना हो गया किसी एरिया को, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, ठीक है, या 4 साल 6 महीने हो गए, तो वो क्या है, अदर देन करंट फैलो लैंड, यानी 1 साल से लेकर 5 साल तक जो एरिया अनकल्टिवेटेड लेफ्ट छोड़ा गया हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कल्चरेबल लैंड। कल्चरेबल लैंड क्या होता है, 5 साल से ज़्यादा, अगर कोई लैंड 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल तक खाली छोड़ा गया हो तो वो आपका कल्चरेबल लैंड आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2013 में आया है और छोटे छोटे MCQ में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है आपसे। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन,
ठीक है। सॉइल इरोड कैसे होती है? इरोड का मतलब समझते हो आप? जब टॉप सॉइल, मैं आपको बता दूं, मिट्टी की सबसे ऊपर वाली सॉइल जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। जब वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो इसी को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है। तो सॉइल इरोजन से बचने के क्या क्या उपाय हैं? ठीक है, मतलब पहले तो आपको कॉजेज बताने हैं कि सॉइल इरोजन होता कैसे है। तो वही है कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, जो लैंड डिग्रेडेशन का है ना, ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है। और कुछ और चीज़ें भी लिख रखी है, जैसे गुलीज। गुलीज क्या होता है? जब बहुत तेज़ी से पानी निकलता है ना, तो डीप चैनल्स बनाते हुए निकलता है, तो इसी को हम गुलीज कहते हैं। बहुत रफ्तार से निकलता है। इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो मैं बता चुका हूँ, चैप्टर की वीडियो आप जाकर देख कर आ सकते हो। और नेक्स्ट है आपका कि रवाइंस क्या होता है। ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। चंबल के अंदर है ना, जो एरिया ऐसा होता है जो कि अनफिट फॉर कल्टीवेशन होता है, उसको रवाइन बोलते हैं। ठीक है। और 2 चीज़ें और होती है, एक तो होता है विंड इरोजन और एक होता है शीट इरोजन। जब बहुत बड़े एरिया की टॉप सॉइल एक जगह से दूसरी जगह एक साथ उगड़ जाए तो उसको शीट इरोजन कहते हैं। मतलब एक होता है ना कि छोटा छोटा एरिया के पैच में से जो सॉइल थी, वो टॉप सॉइल थी, वो उड़ के दूसरी जगह चली गई, तो इसको हम कहते हैं शीट इरोजन। पर अगर पूरी की पूरी, मतलब पूरा बड़ा पैच एक जगह से दूसरी जगह इरोड हो जाए तो इसको हम कहते हैं शीट इरोजन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विंड इरोजन। विंड इरोजन क्या होता है? जब हवा की वजह से, ठीक है, शीट इरोजन पानी की वजह से भी हो सकता है, बट जो विंड इरोजन होता है वो हवा की वजह से होता है। ठीक है। तो ये आपका कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन है, डिट्टो याद करना है आपको। ओके। नेक्स्ट है आपका खादर और बंगर में डिफरेंस बताना है। खादर क्या होती है? न्यू एलुवियल सॉइल। बंगर क्या होती है? ओल्ड एलुवियल सॉइल। ये जो खादर होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, जैसे कि मैंने लिख रखा है मोर फर्टाइल। ये थोड़ी कम फर्टाइल होती है। इसमें जो पार्टिकल होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे पत्थर होते हैं। इट हैज़, ठीक है, अलग अलग है, ये समझ जाना आप। ओके। चलो, तो ज़्यादा ही गैप हो गया तो इसको जोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल। बड़े छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसमें थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। कंकड़ वगैरह थोड़े बड़े होते हैं, वही लिखा हुआ है इसमें कि ज़्यादा कंकड़ बड़े होते हैं, इसमें कंकड़ थोड़े छोटे होते हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका सॉइल कंजर्वेशन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सॉइल इरोजन के कॉजेज कम आते हैं और सॉइल कंजर्वेशन के मेथड आपको एग्जाम में ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो आप सॉइल को इरोड होने से कैसे बचा सकते हो? काउंटर प्लफिंग। काउंटर प्लफिंग का मतलब होता है, जैसे पहाड़ है ना, पहाड़ पे अगर ऊपर से पानी डाल दोगे तो सीधा नीचे की तरफ बह जाएगा। तो आप गोल गोल खेती करो। जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो पिक्चर के साथ समझाया था, रिक्वेस्ट है वो वीडियो ज़रूर देख कर आना। टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन से भी आप अब काउंटर प्लफिंग समझ जाएगा ना। तो इससे क्या होता है, काउंटर प्लफिंग आप करोगे तो जो आपकी टॉप सॉइल होती है वो डायरेक्ट नीचे नहीं जा पाती, घूम घूम के जाती है, और क्या पता पानी उसको सोख ले, मतलब मिट्टी उसको सोख ले उस पानी को, तो नीचे की तरफ ना जाने दे, तो आपकी जो फर्टाइल सॉइल होती है वो नीचे की तरफ डायरेक्ट नहीं जा पाती। और आपका टेरेस कल्टीवेशन हो गया। टेरेस कल्टीवेशन समझते हो आप? मतलब एक जीने जैसे बना दो आप, है ना, किस पे? टेरेस जैसा बना दो आप पहाड़ों पे, जिससे जो पानी है वो डायरेक्ट नीचे की तरफ ना जा पाए, जो टॉप सॉइल है वो डायरेक्ट नीचे की तरफ ना जा पाए। ठीक है। मैंने दिखाया था असम वगैरह में टेरेस फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब है एक बड़े से एरिया के अंदर जो भी आपने बोया उसके बीच बीच में से आप थोड़ा सा घासों का इलाका छोड़ दो, जिससे ना विंड का थोड़ा ब्रेक फोर्स जो है वो ब्रेक हो जाए, जिससे आपका जो सॉइल इरोजन है वो ना हो। और तीसरा है शेल्टर बेल्ट। अपने खेतों के चारों तरफ आप पेड़ ही पेड़ लगा दो, जिसकी वजह से जो आपकी टॉप सॉइल है वो खड़ के किसी दूसरे खेत में ना जा पाए। और नेक्स्ट है आपका कि पेड़ लगाओ, अफॉरेस्टेशन, ये तो करना ही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ सॉइल। 2014, 16 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है एलुवियल सॉइल का। एलुवियल सॉइल के वैसे तो देखो आपको ये याद करना ही है। मैं आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स में मतलब क्वेश्चन आ रखा है हर टाइप के सॉइल के बारे में। मतलब आपसे पूछा जा सकता है किसी भी टाइप के सॉइल के बारे में। तो वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा एरिड सॉइल, एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल का क्वेश्चन ही देखने के लिए मिला मेरे को। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार, थोड़ी सी मेहनत करके आप सारे लर्न कर लो। 6 टाइप की सॉइल है। फॉरेस्ट सॉइल बहुत छोटा है, लेटराइट सॉइल थोड़ा बड़ा है, ये मैं मानता हूँ, बट बाकी जो सॉइल है आपकी रेड एंड येलो सॉइल वो भी बहुत छोटे छोटे हैं, उसको आप लर्न कर लो। ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरे से दोस्त। अगर ये क्वेश्चन आपने छोड़ दिया और आ गया ना बोर्ड के अंदर तो बड़ा दुख होगा आपको। ठीक है। तो इसलिए कर लेना है याद। ओके। एलुवियल सॉइल के बारे में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहली, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, सबसे ज़्यादा फैली हुई है नर्दर्न प्लेन में, पूरे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, और हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी फैली हुई है जहाँ पर डेल्टा बनता है। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, मैं बता चुका हूँ। इसी वजह से ज़्यादातर लोग आपके इस एलुवियल सॉइल वाले एरिया में रहते हैं, ये चीज़ याद रखनी है आपको। और ब्लैक सॉइल क्या होती है? ब्लैक सॉइल को रिगुड सॉइल भी कहते हैं। इस पर कॉटन बहुत अच्छा उगता है। ये आपको 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है और ये आपके चैप्टर नंबर 4 में भी दे रखा है।
बाकी सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQs अपलोड करूँगा। तो ब्लैक सॉइल के बारे में आपको ये याद रखना है। और ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ये आपका जो डेक्कन प्लेटो वाला एरिया है ना, जिसको बसॉल्ट रीजन भी कहते हैं, वहाँ पर पाई जाती है। इस पर मैंने बता ही दिया है कि कॉटन बहुत अच्छा उगता है। जो साइंटिफिक टर्म है ना, जैसे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम ज़्यादा होता है, तो ये भी आपको याद करना है, ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। और ऐसे ही रेड एंड येलो सेल में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये रेड कब हो जाती है और येलो कब हो जाती है। देखो, जब आपका आयरन, जब मतलब क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक, ये 2 टाइप की रॉक होती है, जब ये मिल जाती है आयरन के साथ, डिफ्यूज जाती है, तो ये रेड कलर की बच जाती है मिट्टी। और जब इसमें पानी डाल दो, डिहाइड्रेट कर दो इसको, तो ये येलो कलर की हो जाती है। ठीक है। लैटराइट सॉइल के बारे में बस याद रखना है आपको कि लैटर जो होता है वो ब्रिक, पत्थर जैसी होती है मिट्टी, का भी आप देखना। ठीक है। और ये एक ऐसे एरिया में पाई जाती है जहाँ ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन आए, मतलब बारिश सूखा, बारिश सूखा, बारिश सूखा, तो वहाँ पर आपको लैटराइट सॉइल देखने के लिए मिलती है। इलाके याद रखना है इसके, मैं आपकी अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। ऑल्दो एरिड सॉइल बड़ा सिंपल है, राजस्थान में पाई जाती है। सैंडी सॉइल होती है राजस्थान में, तो सैंडी सॉइल ही पाई जाती है, आपको पता ही है। कंकड़ वगैरह होते हैं, डायरेक्टली पानी इन्फिल्ट्रेट हो जाता है नीचे की तरफ, मतलब आप पानी डालो मिट्टी के अंदर, वो डायरेक्ट नीचे की तरफ चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपने पानी डाला था नहीं डाला था। और इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ये हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल वाले एरिया में पाई जाती है। आपको पता ही है राजस्थान वाला एरिया ऐसा ही होता है। और ये कुछ फॉरेस्ट सॉइल के बारे में दे रखा है, पहाड़ों पे पाई जाती है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल की अगर आप नीचे वाले एरिया में आओगे ना, मतलब पहाड़ों के नीचे वाले एरिया, वैली वाले एरिया में आओगे, तो आपको जो मिट्टी मिलेगी वो लोमी और सिल्टी, चिकनी मिट्टी जैसी मिलेगी, दोमट जिसे हिंदी में कहते हैं। और अगर पहाड़ों के ऊपर जाओगे तो आपको कोर्स ग्रेन, मतलब मोटे मोटे मिट्टी के में थोड़े कंकड़ ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। और इसमें ना थोड़ा पहाड़ों से पता है, पहाड़ों के ऊपर क्या होती है, बर्फ़ जमी होती है, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सॉइल डेन्यूडेशन भी होता है। डेन्यूडेशन का मतलब ही सॉइल इरोजन होता है। ठीक है। अब मैंने आपको कहा था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, 2 चीज़ें, बस 2 चीज़ें यार, मेरी बात मानकर 2 चीज़ें आप इस चैप्टर के अंदर से बहुत अच्छे से लर्न करो। एक तो आपके क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट लगेंगे याद करने में, चाहे आप से याद होता है या नहीं होता। ठीक है। अगर आपको बहुत मुश्किल आती है ना याद करने में, तब भी मैं आपको बोल रहा हूँ 15 मिनट बस देकर इसे लर्न कर लो, और वो सॉइल के टाइप के बारे में लर्न कर लो। डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। तो ये है बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक मैं बता चुका हूँ, एग्जॉस्टिबिलिटी भी बता चुका हूँ। ओनरशिप के हिसाब से बता देता हूँ, ये मैंने बताया नहीं था। अगर वो रिसोर्स किसी एक बंदे का है तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज, अगर एक कम्युनिटी का है, जैसे आपकी सोसाइटी के अंदर पार्क, तो वो क्या है, कम्युनिटी रिसोर्सेज है। नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एक कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है, मिनरल है, वाटर रिसोर्स है, वो एक नेशनल रिसोर्स कहलाएगा। साथ ही में उस कंट्री की जो लैंड, मतलब वाटर बाउंड्री है ना, मतलब जैसे कि हमारा ईस्ट साइड और वेस्ट साइड दोनों तरफ, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी है, तो हमारे कोस्ट से 22.2 किलोमीटर, जिसको 12 नॉटिकल माइल्स कहते हैं, याद रखना, 12 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 22.2 किलोमीटर का जो एरिया है, उसके अंदर अगर कोई भी चीज़ आ जाती है तो वो हमारा नेशनल रिसोर्स ही है। मतलब मान लो कि 22.2 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई मीटियोरॉइड गिर गया पानी के अंदर हमारे इंडिया के कोस्ट लाइन के पास, तो हमारा कहलाएगा। हम ही उस पर रिसर्च वगैरह करेंगे। या कोई शिप वगैरह आ गई, आपने देखा होगा इंडियन नेवी बहुत सारी शिप वगैरह पकड़ती रहती है, क्यों? क्योंकि वो हमारे एरिया में घुस गई, 12 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर आ गई वो, फिर वो हमारी है। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो किसी भी कंट्री के 200 नॉटिकल माइल्स दूर हो, जैसे अंटार्कटिक। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें ऐसे रिसोर्स पे जाना है जो कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, उसका यूज़ वगैरह करना है, तो हम क्या करें, किससे परमिशन ले? हमें उस टाइम परमिशन लेनी पड़ती है यूएन की, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वही परमिशन देता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल बता ही चुका हूँ मैं आपको, स्टॉक भी पता चल चुका है, रिजर्व भी ऊपर पढ़ा था हमने। डेवलप रिसोर्सेज भी सुन लो। डेवलप रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें पता हो। जैसे कि हमने सर्वे कर रखा है कि हमारे इंडिया के अंदर कितनी कितनी कोल की माइंस है, अप्रॉक्सीमेटली कितना कोयला है हमारे पास, कितने साल तक चलेगा, कितनी अच्छी क्वालिटी है। इस माइंस में थोड़ा कम अच्छा कोयला मिलता है, इस माइंस में थोड़ा ज़्यादा अच्छा कोयला मिलता है। ठीक है, चलो जी, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब एक सरप्राइज़ की बात सुनो। ठीक है, देखो आपको पता है कि मैं जीपी लिंक देता हूँ, बट मैं जीपी लिंक इस बार नहीं दूंगा, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं जीपी लिंक लगाऊँ तो अब मेरी बात सुनना, डिस्क्रिप्शन के अंदर है ना, सबसे नीचे जाओ। डिस्क्रिप्शन पता ना आपको क्या होता है? ठीक है, अगर आप लैपटॉप से चला रहे होगे तो आपको इतनी पता होगा, बट फ़ोन पे ना, जैसे जो मैंने इस वीडियो का टाइटल दे रखा है, नाम दे रखा है, उस पर क्लिक करोगे ना तो नीचे खुल जाएगा। सबसे नीचे जाना डिस्क्रिप्शन में, आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। बट मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, देखो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आप, मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगे तो उसको प्लीज़ PDF सेंड मत करना, उसको ये वीडियो का लिंक देना। ठीक है, इससे वो वीडियो भी पूरी देख लेगा, चीज़ें भी समझ आ जाएगी, और वो फिर वो पढ़ेगा ना तो उसको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो विन विन सिचुएशन है आपके लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, बस वीडियो शेयर करना, PDF शेयर मत करना। दोबारा से रिक्वेस्ट है मेरी,
ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो ना तो बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा। ठीक है, मैं बता चुका हूँ कि पूरा चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एमसीक्यू की वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो ज़रूर देखना अगर एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आप मिस नहीं करना चाहते तो। ठीक है, और साथ ही में यार मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक न्यू चैनल बनाया, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, मतलब वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही में उस चैनल की नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, क्योंकि मैं वहाँ पर अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ और साथ में बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया और आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और साथ ही में आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी मैं बता ही चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड वगैरह कर लेना। ठीक है, अगर डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है ना तो बता देना मेरे को, मैं देख लूँगा। वैसे तो आएगी नहीं दिक्कत, क्योंकि मैं डायरेक्ट ही पीडीएफ का लिंक दूंगा आपको, ड्राइव का लिंक दूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, मैंने देखा है बच्चे ना सब्सक्राइब नहीं करते चैनल। ठीक है, व्यूज़ भी सही है, सब कुछ सही है, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार। सब्सक्राइब करो दोस्त, इस साल हमें कोई अच्छा टारगेट बनाना है। पहले तो थैंक यू सो मच, 30,000 क्रॉस करवाए आपने। ठीक है, मेरे को लगा नहीं था कभी, मैं तो सोच के 300 भी नहीं आया था जब मैंने चैनल बनाया था, बट अभी 30,000 होने वाले, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी जिसको भी शेयर करो उसको भी बोलना चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि अपना ही चैनल है, हमें ही आगे ग्रो करना है। मेन टारगेट तो आपका 100% है बोर्ड के लिए, और अगर हो सके तो मेरा भी टारगेट अचीव करवाना है 1 लाख का। वैसे तो इम्पॉसिबल है अभी, तो इमेजिनेशन से भी दूर लग रहा है अभी तो, बट फिर भी ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।